तो बच्चों आप सभी कैसे हैं। मैं हूं औलेंद्र यादव। थिंक कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल हम लोग एलटी ग्रेड के जो वैकेंसी आई है उसका साइंस बैच का क्लास चला रहे हैं। आप सभी इसको ध्यान से देखिए। ऐप पर आपको पूरी क्लासेस सिस्टमेटिक मिलेंगी। थिंक कोटा ऐप आप डाउनलोड करिएगा और वहां पर आपको कोर्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर मिल रहा है। वहां पर जाकर विजिट करें। थिंक कोटा ऐप पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एक और अनाउंसमेंट आपको करना चाहूँगा कि मैं जल्द ही आपके लिए टीजीटी रिवीजन बैच चालू कर रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। ओके बच्चों, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलने वाला है टीजीटी वीजीटी का, क्योंकि डेट लगभग तय ही है। दिसंबर में टीजीटी की होगी, उससे पहले आपका पीजीटी का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आजकल वेक्टर पढ़ रहे हैं, अर्थात सदिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या? चलो, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे पहले उसका रिव्यू ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को, है ना। अगर पिछला हिसाब किताब नहीं अच्छा रहेगा तो आगे कहानी पढ़ने में आसानी नहीं होगी। ठीक है ना। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में समझे कि वेक्टर सम क्या होता है, मतलब सदिशों का योग क्या होता है। भाई किसको किसको याद है सदिश का योग क्या होता है? सभी को पता है ना। सदिश का योग आपने जैसा कि समझा था कि सदिश का योग, अगर दो सदिश हैं आपके पास, मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, ठीक है, और इनके बीच का कोण अगर थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर ये इनका टेल से टेल मिल रहा है तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? इनके टेल से ही पास होने वाले ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को दर्शाएगा, मतलब उसका डायगोनल दर्शाएगा। पैरेललोग्राम का डायगोनल इसका परिणामी वेक्टर होगा। क्लियर ना। और उस परिणामी वेक्टर का जो मान आता है वो हम लोगों ने समझा कल, दो विधियों से समझा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दोनों की बात हम लोग किए थे कल के लेक्चर में। आप पीछे तीसरा लेक्चर देख लीजिएगा, दोनों की बात हम लोगों ने किया। ठीक है, दोनों से हमें ये समझ में आया कि जो ये आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ये होता है करणी के अंदर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। समझे कि नहीं बच्चों? समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, ये होता था हमारे पास परिणामी वेक्टर। ठीक है, अब अगर ये परिणामी वेक्टर किसी एक वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए से अल्फा डिग्री का कोण बना रहा होता है, तो हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था? बताओ जल्दी से। याद आ रहा है सभी को? हमने बनाया था कुछ इस तरह से त्रिभुज। ये वाली जो थी, ये जो कोण था ये अल्फा है, और ये है a प्लस बी कॉस थीटा, और ये वाली भुजा कितनी है? b साइन थीटा है, और ये रिजल्टेंट है। तो आप बताओ, ये ट्रायंगल में tan अल्फा का अगर रूल लगाया जाए तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? b साइन थीटा, मतलब जो लंब है वो b साइन थीटा है, और आधार कितना है? a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है ना बच्चों? थोड़ा सीरियसली पढ़ाता हूँ यार, आप सीनियर हो ना, आपको हंसी मजाक से ज़्यादा कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, इन चीज़ों पर ज़्यादा छोटे बच्चों, जेन एक्स जनरेशन जो है, नई वाली जेन जी जनरेशन जो चले, उनके लिए है वो सब तमाशा। आपको तो पढ़ के मास्टर साहब बनना है ना। तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत करता रहूँगा। तो हंसी मजाक चुटकुले से अच्छा है कि आप पढ़ाई करिए ढंग से। ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ये परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब लंब अपान आधार होता है। ठीक है ना बच्चों? तो लंब कितना है? बी साइन थीटा है, और आधार कितना है बच्चों? ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो ये क्या है? वेक्टर ए, सदिश ए से परिणामी सदिश के बीच का कोण है। ठीक है ना, क्लियर रहेगा? ये चीज बहुत ही जरूरी है, आपको याद रखना ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए, रट्टा मार हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे पूरी फिजिक्स में इस फॉर्मूले का यूज आपको मिलता रहेगा। जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी आएगी वहां वहां आपको यूज मैक्सिमम चैप्टर्स में आपको मिलता रहता है। ठीक है ना बच्चों? चलो ठीक है, रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अपन आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। अब जो पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा उसी पे आधारित आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फटाफट देखो, सॉल्व करो। तो बच्चों क्या कह रहा है? टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट एज सून, जैसा कि डायग्राम में बनाया गया है।
फाइंड द रिजल्टेंट। अब ये दोनों वेक्टर का टेल टू टेल मिल रहा है, अब हमें हेड नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम इस पर लगा सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर ये बोला है कि दोनों वेक्टर जो हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन इसका भी है और इसका भी 10 न्यूटन है, ठीक है ना बच्चों, और इनके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसका परिणामी वेक्टर कितना होगा, परिणामी सदिश का मान क्या होगा। ठीक है, परिणामी सदिश में कह रहा हूँ, बार बार यहाँ पर बल का प्रयोग किया गया है, फोर्स का, तो आपको रिजल्टेंट एफ नेट पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है भैया बता दो एफ नेट, जबकि F1 अगर मान लीजिए ये है और F2 मान लीजिए आपके पास ये है। ठीक है, इनके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अगर दो वेक्टर का टेल टू टेल जुड़ा हो, मतलब उसका पुच्छ भाग जुड़ा हो, तो हम कौन सा लॉ लगाएंगे, बिना सोचे समझे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया करेंगे, समांतर चतुर्भुज का योग का नियम लगाया करेंगे सदिश के, है ना। ठीक है, तो कर लेते हैं, यहाँ पर रिजल्टेंट इसका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसे अपन कह सकते हैं एफ नेट। ठीक रहा ना बच्चों। अब हम देखो बार बार हमने ज्योमेट्री को भी समझा था कि ज्योमेट्रिकल मेथड क्या हो सकता है एडिशन का, हमने एनालिटिकल अर्थात फॉर्मूला बेस्ड इसका मेथड समझा, तो हमें डिस्कस किस पे रखना है अपना, फॉर्मूला बेस्ड मेथड पे डिस्कशन अपना जारी रखना है। तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये पढ़े थे आप। ठीक है, तो रख लेते हैं सारी वैल्यूज को। F1 कितना है 10 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है भाई, ये भी 10 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 10 गुणा 10 cos 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, ये 10 का स्क्वायर 100 बना, प्लस 10 का स्क्वायर 100 बना, ठीक है, प्लस ये जो आपका 2 है, 10 दहा में 100 और 2 200, और cos थीटा का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, लिख ही देते हैं 10 इंटू 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा ये पूरा 300। अब आप जानते हैं कि 300 में 100 गुणा 3 है, 100 गुणा 3 है कि नहीं है, इसको लिख सकते हैं आप 100 गुणा 3, और 100 में इसका जो स्क्वायर रूट लेते हैं 10 होता है, 10 बाहर आ जाएगा, तो 10√3 न्यूटन होगा इसका रिजल्टेंट। क्लियर रहेगा सभी को, कोई डाउट है क्या, नहीं ना, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं ना, आसान आसान सी चीजें हैं, आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन तो खूब कराने वाले हैं, आपको बहुत लाभ होगा उसका, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाए जाएं बच्चों को, थ्योरी के साथ साथ प्रश्नों को बताना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप प्रश्न करेंगे आपको सफल होने में उतना ही आसानी होगी, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी की प्रीलिम्स हो। मेंस के लिए आपको अभी से लिखने की आदत डाल लेना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात, इससे रिलेटेड डीपीपी अपडेट हो चुकी है, आपको लिंक के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको एक लिंक मिलेगा जिससे टेलीग्राम पे आप जाएंगे और वहां पर डीपीपी आपको अवेलेबल रहेगी, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा लिंक में, और वहां से आप डीपीपी डाउनलोड कर लीजिएगा। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, अभी तक का जो वेक्टर किए हैं सदिश उस पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, क्लियर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे भी सवाल ही है, तो कर लेते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न को अपन। चलो, कह रहा है टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, दो फोर्स है उनके बीच का जो उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका परिमाण है, उनका अनुपात कितना है 3:5 है। गिव अ रिजल्टेंट ऑफ गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, वो उनका रिजल्टेंट कितना है, आर की वैल्यू कितना दे रहे हैं, आर दे रहे हैं 28 न्यूटन। ठीक है, दो वेक्टर हैं, उनका जो परिमाण है उसका जो अनुपात है 3:5 है, उनका रिजल्टेंट कितना आया 28 आया। ठीक है, अब उनके बीच का जो एंगल है, कोण है, वो कितना है 60 डिग्री का है। कह रहा है कि फाइंड देयर मैग्नीट्यूड, उन दोनों का परिमाण बताओ। हिंदी में भी प्रश्न लिखना है, आप पढ़ सकते हो। दो बल जिनके परिमाण का अनुपात 3:5 है, परिमाणी बल 28 देते हैं,
यदि उनका झुकाव 60 डिग्री का है, मतलब उनके बीच का जो कोण है 60 डिग्री है, तो प्रत्येक वेक्टर के या प्रत्येक सदिश के बीच का कोण बताओ। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना, एकदम क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? कमेंट कर दिया करो अगर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करो। ठीक है, अभी कुछ दिन में जब हमसे आप जुड़ेंगे तो मैं 1 to 1 कॉल करके आपसे बात करूंगा, आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं। जिसको नहीं समझ में आ रही है उसके लिए मैं डाउट सेशन भी लगा दूंगा ऑनलाइन, है ना? ठीक है, चलो अब बात करते हैं। मान लो जो दो वेक्टर हमारे पास हैं उनके परिमाण का जो अनुपात 3:5 है, तो क्या हम इन्हें लिख सकते हैं 3x और 5x? दोनों वेक्टर के परिमाण को क्या कह सकते हैं? 3x और 5x कह सकते हैं। मान लो कि मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 3x है और मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू कितना है? 5x है भाई, समझ गए ना? तो हमें निकालना है उन वेक्टर का वैल्यू। ठीक है, तो r बराबर क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि r बराबर होता है रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये सभी लोग जानते हैं, यही होता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री का है, तो रख लेते हैं r बराबर 28 न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन में नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे नहीं हो आप, है ना? ठीक है, हाँ लेकिन ये है कि डिस्क्रिप्टिव में लगाते जाना, 28 न्यूटन लिख देना, आपके लिए वो सुविधाजनक होगा बच्चों। ठीक है, चलो अब इसके कहते हैं कि 3x स्क्वायर ये हो जाएगा और प्लस में 5x स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर लिखना है ना, प्लस में 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 28 से रहने देते हैं, ये रूट के अंदर आ जाएगा भाई साहब, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना आप, है ना, 5 का हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस में, तो 5 3 15 और 15x स्क्वायर 15 दूना 30, 30x स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये 15 ही बचेगा। और 25 15 कितना होता है? 40 होता है, और 40 9 क्या हो जाएगा? 49, 49 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये करने के अंदर जो भी मान है वो पूर्ण वर्ग है। 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7 एंड एक्स स्क्वायर को एक्स कह देंगे, तो यहाँ से हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 7x बराबर 28। तो x की वैल्यू अपन के पास आ गई, x बराबर क्या आ गई? 4 आ गया। x बराबर 4 आया, सभी को समझ में आया? अब x बराबर 4 अगर आया तो क्या वेक्टर a और वेक्टर b नहीं बता सकते उनका परिमाण? तो भाई बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। वेक्टर a क्या है? 3x है, तो हो जाएगा 3 गुणा 4 मतलब 12 न्यूटन का। और अगर वेक्टर b की बात करें भाई साहब, समझ पा रहे हैं ना, 5x बराबर 5 गुणा 4 अर्थात 20 न्यूटन। तो दोनों हमारे पास आ गए वेक्टर। कितना आसान टॉपिक है ना? एक से दो सवाल आता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। एक तो इसके सवाल आएंगे, प्लस इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, पूरे फिजिक्स में है, फिजिक्स की जान है, याद रखना। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपको तैयार रखना होगा। ठीक है ना बच्चों? कोई डाउट है क्या? अरे बोलो, नहीं ना? चलो अच्छा, मैं क्योंकि पीपीटी नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि बच्चों को नोट्स बनाना चाहिए। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ, बात करने लगता हूँ जब आपसे, उतनी देर में फटाफट छाप लिया करें। रफी लेके बैठिए, फिर नोट्स बनाइए, आपकी जो मर्जी, आपको जैसे भी करना है, ठीक है, बट नोट्स बनाते रहो। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, तुरंत ब्लॉक भी नहीं है, तुरंत का तुरंत स्क्रीनशॉट हो जाएगा, आपके काम का हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो। चलो आगे बढ़ा हुआ है। एक प्रश्न और आपके सामने है बच्चों,
चलो बच्चों बताओ, ये वाला प्रश्न बताओ, करा दो द a mod of a plus b magnitude of a and b is equal to a mod of a plus mod of b, then angle between a and b आपको बताना है। आपको ये दिया गया है, कहा जा रहा है आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू होगा वेक्टर a का मॉड प्लस वेक्टर b का मॉड। आपको पता है कि मॉडुलस अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि वो परिमाण को बता रहा है। और ये कंडीशन कब आती है, किसको किसको याद है? क्या आपको ये याद आ रहा है? अगर हमें ये देखो वेक्टर सम अगर लिखना है, हम लोग अगर कहना चाह रहे हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ जल्दी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b कॉस थीटा होता है। अगर इसको अपन एक्सपेंड कर लें, ठीक है, यहाँ कॉस के स्थान पर कौन सी वैल्यू रखी जाए? एंगल कितना रखा जाए? 1 रखा जाए, सॉरी 0 रखा जाए ना। अगर हम थीटा को 0 रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1। तो हमारे पास आया रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट लगा दें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा पास? a मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b आ जाएगा। इसका मतलब दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री है। क्लियर रहेगा ना बच्चों? 0 डिग्री है, तो थीटा जो है वो क्या है? 0 डिग्री का है। क्लियर है? ये केस पढ़ा जाता है कि दो सदिशों के बीच का कोण यदि 0 हो तो जो उनका योग होता है वो अधिकतम होता है, और होता है पहले का परिमाण प्लस दूसरे का परिमाण। अगर थीटा 180 डिग्री है, ये भी पढ़े हैं आप कि कोण अगर 180 डिग्री है तो वो वेक्टर सम जो आता है, सदिश का योग जो आता है, वो मिनिमम आता है मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। ठीक है, 90 डिग्री पे इनके बीच का आता है, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। समझ गए ना बच्चों? याद करते रहा करो, पीछे को मैं बताता रहूंगा कि हम लोग पहले क्या पढ़े। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, मैं बार बार बोलना भूल जाता हूँ, आप ले लिया करो स्क्रीनशॉट। अब हमें समझना है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मतलब सदिशों का घटाव या अंतर। सदिश का अंतर कैसे निकाला जाता है? दो सदिश हमारे पास अगर दिए हैं तो हम उनका अंतर किस प्रकार से निकाल के लाएंगे, उसका डिस्कशन अपन को यहाँ पर करना है। ठीक है ना बच्चों? अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो सदिश हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, एक सदिश b है, इसका हॉरिजॉन्टल से जो कोण है वो थीटा है, और एक सदिश हमारे पास a है। ठीक है, वेक्टर a है। अगर मान लो हमने कहा कि इनको सजा दिया जाए, किस तरह सजा दिया जाए? चलो डायग्राम ऊपर ही बना लेते हैं, सजा हुआ डायग्राम देखना भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर हमने क्या किया, इसे बना दिया वेक्टर a और इसे बना लिया वेक्टर b, और इन दोनों वेक्टर के बीच का जो कोण है वो थीटा है। अब कह रहा है कि इनका सम तो हमने निकाला, सम मतलब उनका योग तो हमने निकाल लिया था, आप सभी ने निकाल लिया था योग कितना होता है, कैसे निकाला जाता है। अब बताओ इसका अगर हमें अंतर निकालना है तो अपन करेंगे क्या? अपन क्या करेंगे, इस जो b वेक्टर है इसको अपोजिट ऑर्डर में ले आके खड़ा कर देंगे। ठीक है ना, अपोजिट ऑर्डर में ले आके खड़ा कर देंगे और कह देंगे कि ये वेक्टर माइनस वेक्टर b है। ठीक है ना बच्चों?
अब ये जो पूरा का पूरा जो कोण है ये कितना हो गया, ये पूरा 180 होता है, ये हो गया कोण 180 माइनस थीटा का। अब ये जो है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का जो रिजल्टेंट है, जो अंतर है, यही जो बताएगा, जिसे मैं ये आर लिख रहा हूं, यही इन दोनों वेक्टरों का अंतर बताएगा। आपसे पूछा जा रहा है तब बता दीजिए मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होने वाला है। ठीक है ना बच्चों, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बताओ अगर इस पे हम लोग लगाते हैं लॉ और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हम सम वाले ही नियम से करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। ठीक है, इसका हम पैरेललोग्राम लॉ अगर लगाएं तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, ये होगा ना। ठीक है, इसको अगर फर्दर अपन सॉल्व करें तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्यों रखे ना, समझ रहे हैं। अब जो दो वेक्टर जिनके बीच का हमें अंतर निकालना है, ठीक है, एक्चुअली जोड़ना ही होता है भाई, अपने आप सॉल्व हो जाता है सब, ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, किस चतुर्थांश में गया, cos 180 माइनस थीटा, बताओ जल्दी से किस चतुर्थांश में गया भाई, जल्दी बोलो। तो दूसरे चतुर्थांश में गया, और आपको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये पूरा वैल्यू अब नेगेटिव हो जाएगी, 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, ये हो जाएगी बच्चों। तो यही होता है भाई दो वेक्टरों का सब्सट्रैक्शन। समझ गए यहां तक, समझे कि नहीं समझे, बताओ जल्दी, बहुत प्यार से आराम आराम से चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, अरे जल्दीबाजी मत पड़ो, अभी शेड्यूल जारी हुआ ना आयोग का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम नहीं करा ले जाएगा अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर तक का शेड्यूल जारी हुआ, कहाँ दिया उसमें टाइम टेबल में, बाकी मान के चलते हैं अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इनिशियल जो चैप्टर्स होते हैं वही स्लोली चलते हैं, बाकी एक बार जब समझ में आने लगती है फिजिक्स ना, तो बच्चों बड़ा मजा आता है और पढ़ाई तेजी से होने लगती है। ठीक है, फिजिक्स बड़ी ही मजेदार सब्जेक्ट है, सच बता रहे हैं, बड़ा ही मजेदार सब्जेक्ट है ना। अच्छा, क्या कोण बता सकते हो ए का माइनस बी, रिजल्टेंट का एंगल बता सकते हो, तो बताया जा सकता है। अगर मान लीजिए हमने इसे अल्फा कोण मान लिया, कौन रंग रहूं बार बार चेंज करे, ठीक है, वही खींच के बंद करना होगा। तो मान लीजिए अल्फा कोण हमने मान लिया इसके, है ना, अल्फा माना, तो अल्फा जो है, अब क्या करोगे, थीटा की जगह क्या लिखोगे, साइन टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन 180 माइनस थीटा अपान ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ये हमें याद है ना फॉर्मूला, भुला गए। अबे यार अभी पीछे बताया हूं मैं आपसे, डिस्कशन हुआ है इसका, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है आपका, पढ़ लिया करिए, ना पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पढ़ा करिए। अब बताइए कि साइन क्या सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, अरे जल्दी बोलो, याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक, अगर बेसिक मैथ पढ़ना है कमेंट कर दो फटाफट, बेसिक मैथ पढ़ना है कमेंट कर दीजिए फटाफट, है ना। आगे चल के दो दो क्लास चलने वाली है, एक आपका 12th का चलेगा, एक 11th का चलेगा, ध्यान देना, मतलब हम लोग एक इलेक्ट्रो का पार्ट चलाएंगे और एक मैकेनिक्स का पार्ट चलाएंगे साथ साथ, बहुत जरूरी है सिलेबस को खत्म करने के लिए। आगे बढ़े चलिए,
अब साइन तो पॉजिटिव ही रहता है, कॉस निगेटिव हो जाता है, तो नीचे निगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपान ए माइनस बी कॉस थीटा। क्या यही होगा बच्चों? हाँ बच्चों, यही होगा। अल्फा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए, रिजल्टेंट ऑफ, जो एंगल है किसका एंगल, परिणामी वेक्टर का कोण है, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। ठीक रहेगा बच्चा पार्टी? किसी को डाउट रहा? नहीं। मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आ गया भाई, सॉल्व कर लेते हैं, मुझे पता भी नहीं था प्रश्न आने वाला है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि टू वेक्टर्स a and b are such that a plus b, a minus b, what is the angle between वेक्टर a and b। कह रहा है दो सदिश हमारे पास हैं, a वेक्टर a और वेक्टर b, इस प्रकार की उनका जो योग है, उनके योग का जो परिमाण है और उनके अंतर का जो परिमाण है वो बराबर है। योग का परिमाण और अंतर का परिमाण बराबर है, तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण बताना है। आपसे पूछा गया कि भैया देख लो हमारे पास एक ठो वेक्टर, ये मान लो वेक्टर बी है जो कि हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा डिग्री बना रहा है, और एक ठो वेक्टर ए है, ठीक है। अब इनके बीच का कोण कितना है कि इनका जो योग का और अंतर का परिमाण क्या होगा, बराबर होने वाला है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, इनके बीच का कोण पूछ रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण पूछ रहा है, ठीक है ना। इस थीटा की वैल्यू बताना है। बता लोगे यार भाई मेरे? नहीं, कितने लोग ना बता पाएंगे? हाथ खड़ा करिए फटाफट। नहीं, करके देखते हैं। चलिए करते हैं बच्चों, किया जाए। चलो, इसने कहा कि जो योग है उसका परिमाण बराबर है अंतर के परिमाण से। अभी दोनों सूत्र हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जो योग का सूत्र होता है वो होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जो अंतर होता है उसका परिमाण होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। अब रूट भी हट जाएंगे, और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये गायब हो जाएंगे। इधर बचेगा 2ab कॉस थीटा, और इधर बचेगा माइनस, सॉरी यार माइनस रहने वाला है यहाँ, माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इधर पक्षांतर करके ले जाओगे, जब आप पक्षांतर करोगे जब आप इसका, तो हमारे पास आ जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें पता चला कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब बताओ कॉस थीटा 0 कब होता है? अरे भाई कब होता है, बताओ जल्दी से, कब होता है? अरे कॉस थीटा 90 डिग्री पे 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई? 90 डिग्री आई है। समझे क्या? समझ गए ना? चलो, ये तो बड़ा बलवान सवाल आया है, कर लें क्या? कितने लोगों से सवाल हो जाएगा, बताओ जल्दी, कितने लोग क्वेश्चन ये कर लेंगे फटाफट?
जल्दी जल्दी उत्तर दो। अरे उत्तर दीजिए ना। नहीं मैं ही करूं, चलो ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक पार्टिकल ईस्ट के ओर जा रहा है एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है, औसत त्वरण बताना है आपको। तो डायग्राम बना लेना, बना लेते हैं। ईस्ट की ओर जा रहा है, v1 से, और ये 10 सेकेंड के बाद क्या है, ये नॉर्थ की तरफ जाने लगता है, ठीक है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, नॉर्थ तरफ गया, इसे हमने कहा v2 या फाइनल कह सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन, ये होता है ना। तो देखो v2 कौन है, अब इसको v1 क्या है माइनस करना है आपको, क्या करने हैं हम, इस डायग्राम को कुछ हम लोग इस तरह से डेवलप कर लेंगे। v1 निगेटिव आ गया ना, अब इसका हमें निकाल लेना है v2 माइनस v1, ठीक है। अब अगर हम कहें कि ये ईस्ट जा रहा है तो 5 आई कैप था, और ये क्या था 5 जे कैप था, तो जब इस पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5 आई कैप, और ये हो जाएगा 5 जे कैप, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं, कहेंगे कि एक्सेलरेशन बराबर 5 जे कैप -5 आई कैप अपान 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखो वेक्टर सम का नियम लगेगा, 5 का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पर है, और 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और कुल का पान 10। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 55 25 55 25 50 हो जाएगा, 5√2 अपान 10। इसको सॉल्व करें तो 1/2। अब 1/2 को अगर सॉल्व करें तो 1/2 सॉरी √2/2 हुआ। अब √2 को सॉल्व करेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा √2, 1/√2 आया ना। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आया, औसत त्वरण 1/√2। किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है, किधर चेंज हुआ है, इधर चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी है, पहले से देखोगे ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, किसके, नॉर्थ ऑफ सॉरी वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो पहला आपका, पहला ऑप्शन नहीं, पहला नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, पश्चिम के उत्तर में, पश्चिम के उत्तर में, उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो पश्चिम के उत्तर में, ठीक है ना बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए हो ना? अरे कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है, ये रिजल्टेंट वाला मैंने बना दिया है डायग्राम, है ना, देख लो, ये वाला डायग्राम जो बनाया है, ये जो दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, ये चेंज इन वेक्टर बता रहा है, सॉरी एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन बता रहा है, ठीक है ना। और वो कितना है, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस कितना है, 45 डिग्री पे है, ठीक है ना बच्चों, समझ गए। हम लोग समझने वाले हैं सदिश का नियोजन, पिछला क्वेश्चन बाद में समझते हैं। सदिश का नियोजन कैसे करोगे, बताओ। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, सदिशों का
नियोजन करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से है, मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। एक वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर b है, इसे हम लोग वेक्टर b कहेंगे, ठीक है ना, या वेक्टर b ना कह के इसको मान लेते हैं v वेक्टर, ठीक है। इसको ओरिजिन कह देते हैं और ये वेक्टर v हो गया, ठीक है। और ये जो कोण है ये है थीटा, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। अब अगर देखा जाए ये यहाँ से O से A, B और C, ABC देखते हैं, O A B C, तो यहाँ अगर देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस OA है, OA जो है ये क्या होगा, V cos थीटा होगा। याद रखना आप कि जो दो वेक्टर्स के बीच कोण होता है, अगर इसका कंपोनेंट इधर लोगे आप, इसका अगर सदिश जो वियोजन करोगे, कंपोनेंट जब लोगे, इसका वियोजन जब करोगे, तो जिधर कोण होता है उधर साइड क्या लिखाता है, कॉस थीटा, और दूसरा वाले साइड क्या लिखाता है, आप साइन थीटा लिखोगे, ठीक है। और कैसे समझाता है, 90 माइनस साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इधर क्या लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा v साइन थीटा। ये रटने वाली बात नहीं है, लॉजिकली है, ठीक है। आप इसे प्रूव कर सकते हो साइन थीटा के फॉर्मेट से, प्रूव करें, चलो प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। जब आपने बनाया ये y x, ये वेक्टर v बना लिया, इसको बना लेते हैं, o कहा आपने, a कहा, b और c। अगर इसे आपने थीटा कहा तो ये बताओ, इस ट्रायंगल देखो ओ ए बी, इन ट्रायंगल जो बता रहे हैं वही देखना, इन ट्रायंगल ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में अगर आप देखो तो अगर हम इसकी हेल्प से लिखना चाहें साइन थीटा को, साइन थीटा लिखना चाहें त्रिभुज ए ओ बी में, तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, ए बी है, तो ए बी, हाइपोटेनस कितना है, ओ बी है ना, लिख देते हैं। इसको मान लो आप क्या कर लो, y होगा ना, ये y ही होगा ना, ठीक है। ए बी क्या है, y है, ओ बी कितना है, v है। तो हमें मिला यहाँ से कि साइन थीटा बराबर y बाई v, वेक्टर v। तो y बराबर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, y बराबर हो जाएगा v साइन थीटा। यही तो पहले हमने बात किया कि y एक्सिस पर क्या बनेगा, v साइन थीटा बनेगा, बनाए भी थे हम लोग, इसको हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। अब अगर हम x एक्सिस पर देखना चाहते हैं तो cos थीटा लगा लेते हैं, क्योंकि आधार देखना है। अब आप बताओ आधार और कर्ण का कॉम्बिनेशन किस में होता है, cos थीटा में होता है, सभी लोग जानते हैं। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मतलब बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या कौन है, ओ ए है, और हाइपोटेनस कौन है, ओ बी है। अब बताओ ओ ए कितना है, यक्स है, और ओ बी कितना है, वी है। तो अब यहाँ से हमें मिला cos थीटा बराबर x बाई वी, तो x बराबर क्या आ जाएगा, v cos थीटा। तो प्रूव हो गया ना कि x एक्सिस, जहाँ जिस एक्सिस और एंगल के बीच थीटा लगा है उस एक्सिस की तरफ अगर कंपोनेंट लोगे तो cos थीटा, और दूसरे साइड लोगे कंपोनेंट अगर 90 माइनस थीटा लोगे तो साइन थीटा आने वाला है। एक तरह से और इसको कर सकते हैं, अगर इधर cos थीटा है तो उधर सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, v cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और v cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सदिशों का नियोजन समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप सभी को, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ इसको, तब देखना।
स्क्रीनशॉट ले लो अगर देखना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए ना, चलो। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ एक। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। मान लो एक 10 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगाए, ठीक है, और ये वाला कोण कितना है, मान लो 30 डिग्री का है, और आपसे कहा जाए कि एक्स एक्सिस पर नेट फोर्स बताइए। आपसे पूछा जाए कि भाई बता दो एफ एक्स क्या होगा और एफ वाई क्या होगा, पूछा जाए। तो देखो जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या होगा, कॉस थीटा का सापेक्ष लग रहा है, ये हो जाएगा 10 कॉस 30, और एफ वाई क्या हो जाएगा 10 साइन 30, दोनों कैलकुलेट कर लो। 10 कॉस 30 मतलब √3/2, यहाँ से 5√3, और 10 साइन 30 तो 10 इंटू 1/2, ये काटोगे तो क्या आएगा 5 न्यूटन, यहाँ 5√3 न्यूटन, यहाँ आया 5 न्यूटन। सभी को समझ में आया। सदिशों का नियोजन का प्रयोग ये भी एक है, अभी और हम लोग सीखेंगे। फटाफट अगर चाहो तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। एक और चीज समझते हैं, अगर एक्सिस बदल जाए, मतलब एंगल बदल जाए, ले लिए ना स्क्रीनशॉट, चलो मिटा रहा हूँ। गया। चलिए, अगर ये जो हमने समझा कि यक्स एक्सिस के सापेक्ष कोण दिया था, अब अगर यही कोण मैं आपको दे दूं वाई एक्सिस के सापेक्ष, अगर मैंने कहा यहां थीटा है भाई और वेक्टर वी है, वेक्टर वी, तो अगर मैं पूछूं आपसे वेक्टर वी वाई क्या होगा और वेक्टर वी एक्स क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो वी वाई पे अगर देखें तो वी वाई जो थीटा है वाई एक्सिस के सापेक्ष है, तो जिसके सापेक्ष होता है उधर कॉस थीटा होता है, और दूर वाले के सापेक्ष क्या होता है, दूर वाले पे क्या होता है साइन थीटा होता है, ये याद रखना। तो इस पर जो आएगा, इस पर आएगा v cos थीटा, और इस पे क्या आ जाएगा भाई v sin थीटा। समझ में आया बच्चों। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू वी वेक्टर वी cos थीटा और वी एक्स इक्वल टू वेक्टर वी sin थीटा। किसी को डाउट? ठीक है, तो ध्यान क्या देना, समझ रहे हैं ना, जिस एक्सिस के सापेक्ष कोण बना रहा हो वेक्टर, जिस रेफरेंस लाइन के सापेक्ष कोण बन रहा है, उस रेफरेंस लाइन की तरफ कॉस मिलता है और उससे दूर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर मिलता है साइन। याद रहेगा, जिधर कोण उस एक्सिस पर, उस अक्ष पर कॉस मिलेगा और कोण से दूर वाले या उसके परपेंडिकुलर अर्थात उसके लंबवत जो एक्सिस है, अक्ष है, उस पर साइन थीटा मिलेगा। साइन थीटा दो तरीके से मैंने बताया, आपको ट्रायंगल के हेल्प से भी बता दिया, और आपको बताया कि अगर इधर थीटा है तो उधर 90 माइनस, अगर समझो इस चीज को, अगर इधर थीटा है तो इधर वाला कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। अब बताओ अगर आप लिख दो कि v cos 90 माइनस थीटा, तो एक्चुअली है क्या v sin थीटा है। तो नॉर्मल बात है भाई, समझने वाली है। ठीक है ना बच्चों, चलो। डायग्राम यहाँ बना नहीं, मुझे बनाना है। कह रहा है फाइंड द एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एज शोन। अब शोन का मतलब पहला वाला अगर आपको है,
ये कह रहा है 20 न्यूटन है और कोण लिख दिया है इसने 60 डिग्री। ठीक है, बी है वी और इससे 60 डिग्री बनाया है। ठीक है, पहले दो करते हैं, तीसरा भी करते हैं, चलो प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, है ना। बताओ इसमें जो फोर्स अगर हम एफएक्स बोले तो एफएक्स क्या होगा। तो जो एंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस सापेक्ष बन रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं बताओ जल्दी से। एंगल किस एक्सिस सापेक्ष बन रहा है, एक्स एक्सिस सापेक्ष बन रहा है भाई। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 20 cos 60, अर्थात 20 इंटू कॉस 60 1/2 क्या आएगा 10 न्यूटन। अगर हम लोग कहें एफ वाई पे क्या लगेगा, इधर वाली एक्सिस पर, ये रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाली एक्सिस पर, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस पर है, तो इसे हम लोग साइन थीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। एफ वाई क्या हो जाएगा 20 इंटू साइन 60, तो 20 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, तो इसको काटोगे 10 तो हो जाएगा 10√3। ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से अगर दूसरे वाले में बी वाले पार्ट में देखें तो वेलोसिटी का जो एक्स पर कंपोनेंट आएगा साइन आएगा, इसे कहोगे वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन 60 और वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अगर मैं एक केस और ले यहाँ पर, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि एक पार्टिकल ओरिजिन से इस y एक्सिस पर, इस y एक्सिस पर पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसका कंपोनेंट आपको बताना है, बताओ। तो आप वी वाई बताओ क्या होगा और वी एक्स क्या होगा, फटाफट बताओ। अगर यहाँ देखो तो ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री का है ना। ये कोण किस एक्सिस सापेक्ष है, एक्स एक्सिस सापेक्ष, तो वाई वाले पे क्या जाएगा, वाई वाले एक्सिस पर साइन लिखाएगा और एक्स एक्सिस पर कॉस लिखाएगा। तो y पे अगर साइन लिखाएगा तो ये हो जाएगा 10 साइन 90 और इस पे क्या लिखाएगा 10 कॉस 90। अब बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये, बहुत लोग तो उलझ जाएंगे, कहेंगे भाई एक के बताओ, बहुत लोगों ने सॉल्व हुआ होगा आपसे, सच बता रहा हूँ बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे। इस पे देखते हैं ये क्या हो जाएगा cos 90 क्या होता है 0, तो एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0 होगी उस पार्टिकल की, भाई समझ पाए ना। क्या किसी को डाउट है, नहीं ना। तो एक्स और वाई एक्सिस की बात समझ गए, कंपोनेंट लेना। वियोजन करना सीख गए ना। चलो यहाँ पे एक बात कही गई, नोट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा वी कैन हैव टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर देन अदर देन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। हम किसी भी सदिश के x या y दिशा के अलावा भी दो परस्पर लंबवत घटक प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है और मैकेनिक्स में बार बार यूज होता है। भाई न्यूटन नहीं समझ में आने वाला है, अगर आपने वेक्टर नहीं समझा तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं समझ में आएगा और नहीं समझ में आएगा। ना तो आपको
नौका की चाल वाला कौन सा समझ में आएगा, ना रेन मैन वाली प्रॉब्लम समझ में आएगी, बहुत सारा नहीं समझ में आएगा। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो इससे अपन क्या कर रहे हैं, एक और ये वर्टिकल से कितना डिग्री बना रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है। इसके दो कंपोनेंट आते हैं ना, आपको याद है अगर हम टेंशन निकाल रहे हैं, टेंशन अगर निकाल रहे हैं तो टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। एक तो यहाँ यूज हो जाता है। यहाँ क्या यक्स का कॉन्सेप्ट आया, नहीं आया भाई, नहीं आया। इंक्लाइन प्लेन वाला अगर कॉन्सेप्ट ले लिया जाए, एक ब्लॉक यहाँ पर रखा है जिसका मास m है और यहाँ का कोण थीटा है, सबको कंपोनेंट सॉल्व करना आता है ना। इधर वाला क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, इधर का मास क्या हो जाएगा, इधर mg हो जाएगा। mg होगा क्या, इसका ये वाला कंपोनेंट देखो, ये mg है, इसका ये mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बहुत कहेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा होगा। ये 90, ये एक कंपोनेंट यहाँ आएगा mg का, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। तो अगर मैं कहूँ mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट भाई साहब इधर आएगा mg का, तो बताओ कैसे बनाओगे आप। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर साइन थीटा आएगा और इधर कॉस थीटा। बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि थीटा कैसे एडजस्ट होता है। इसको अपन पढ़ेंगे भाई कहाँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इसको, ढंग से हम लोग समझेंगे वहाँ, ठीक है ना। बस अभी ये समझना है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सदिशों का नियोजन सिर्फ x और y एक्सिस पर नहीं होता है, स्पेस में कहीं भी किया जा सकता है दो अक्ष लेके, ठीक है ना। कोई डाउट रहा नहीं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करें, ठीक, कोई बात नहीं। कल मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने का मन ना करे तब भी पढ़ना जरूरी है। मैंने अपने जीवन में एक चीज रियलाइज किया भाई, आवश्यकता होगी तो नौकरी मिलेगी, और अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। शौक से नौकरी किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि 1% को नौकरी मिलना है तो भगवान कभी भी आपकी शौक नहीं पूरी करने वाला है। उसका भी रीज़न है, अगर शौक जो होता है तो उसमें रेगुलरिटी नहीं होती है, बट आवश्यकता होता है तो हमें झक मार के पढ़ना है और पढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद क्लास करने के लिए, पूरा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।